हेलो एवरीवन, देखिए हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। देखो इससे पहले हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में पता किया था। सेंटर ऑफ मास का मतलब वहाँ पर क्या था कि हम पोजीशन का पता कर रहे थे, ठीक है ना। कि जैसे मान लो ये आपके पास यहाँ पर ये एक 3 kg का मास है और ये एक 2 kg का मास है, तो हम इसमें पता कर रहे थे कि इसका सेंटर ऑफ मास, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास इधर है, ठीक है ना, ज़्यादा की तरफ होता है सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो इसकी हम पोजीशन का पता कर रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं वेलोसिटी की, कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। अब कहोगे आप ये क्या मतलब होगा, सेंटर ऑफ मास की क्या वेलोसिटी होगी। देखो कैसे होगी वेलोसिटी। देखो मान लो ये वाला 3 kg वाला इस साइड मूव कर रहा है, ठीक है, किसी वेलोसिटी से। जैसे मान लो हमने कहा ये v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है और ये वाला इधर किसी वेलोसिटी से v2 से मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये 3 kg यहाँ आ गया और 2 kg यहाँ आ गया, ठीक है। अब इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ आ गया होगा, यहाँ पर आया होगा कहीं पर। तो खुद सोचो आप, ये जो है यानी कि सेंटर ऑफ मास, अब अगर ये दोनों मूव हो रहे हैं तो ये सेंटर ऑफ मास भी तो मूव हुआ है यहाँ पर। क्लियर है ना। आप देख सकते हो ये लाइन अगर हमने ज्वाइन की तो मान लो ये इसकी तरफ यहाँ पर है, तो ये यहाँ से यहाँ गया ना, तो कुछ वेलोसिटी से ही तो गया होगा ना। तो ये क्या है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। ये क्या था हमारे पास यहाँ पर RCM, ये हम क्या बोल रहे हैं कि पोजीशन थी सेंटर ऑफ मास की, ठीक है। और ये जब मूव किया तो किस वेलोसिटी से किया, उसे हमने क्या बोला, VCM, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। समझ में आई बात। देखो इसको रटना नहीं है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के लिए हम बस फॉर्मूला याद कर लें, समझना भी है वेलोसिटी क्या है, सेंटर ऑफ मास का जो यहाँ पर वेलोसिटी की बात हो रही है उसका मतलब क्या है। क्योंकि आप खुद सोचो, सेंटर ऑफ मास तो क्या होती थी, हम एक चीज सपोज करते थे कि यहाँ पर इस पूरे सिस्टम का जो है मास कंसंट्रेटेड है इस पोजीशन पे। तो आप सोचते होंगे कि वेलोसिटी कैसे होगी इसकी। खुद सोचो, जब इन दोनों की वेलोसिटी होगी, ये यहाँ पर पहुंचे होंगे किसी वेलोसिटी से, तो अगर हम इस पोजीशन पे देखेंगे तो यहाँ सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो पहले यहाँ था अब यहाँ है। अब मान लो आप इसको इमेजिन करो, दो चीजें ऐसे चल रही हैं, ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास भी तो उसका चल ही रहा है ना। ये चीजें ऐसे चल रही हैं तो सेंटर ऑफ मास भी क्या होगा, उसका मूव हो रहा है। बात समझ रहे हो या नहीं। ये तो नहीं है कि ये दो चीजें यहाँ चली गई और सेंटर ऑफ मास यहीं रह गया, ऐसे थोड़ी। वो तो इसके साथ ही चलेगा ना, इनके साथ ही चलेगा। तो किस वेलोसिटी से चल रहा है, ये मतलब है यहाँ पर। क्लियर है। जैसे हम इसको अब ड्राइव करते हैं कि वेलोसिटी कैसे निकलेगी सेंटर ऑफ मास के लिए। जैसे हम इसमें वही डायग्राम बना लें, अगर एक सिंपल सा XY वाला, ये हमारा Y है और ये हमारा X एक्सिस है। जैसे मान लो ये वाला M1 पड़ा है मास हमारा और यहाँ पर ये M2 मास पड़ा है, ठीक है। इसकी जो पोजीशन है ये वाली R1 वेक्टर मान ली हमने और ये वाली क्या मान ली हमने, R2 वेक्टर मान ली, ठीक है। और इनको जब हमने ज्वाइन किया तो इसका सेंटर ऑफ मास मान लो ये यहाँ पर आया, ठीक है। और इसकी जो पोजीशन मान ली हमने वो क्या मान ली, RCM वेक्टर मान ली। वेक्टर है क्योंकि ऑब्वियसली बात है, पोजीशन क्या है यहाँ पर, ये हमारी पोजीशन वेक्टर्स हैं, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर है। अब देखो जैसे हमने कहा कि इसकी वेलोसिटी मान लो ये v1 हो गई और इसकी वेलोसिटी ये v2 हो गई, मूव कर रही है, तो ऑब्वियसली बात है ये सेंटर ऑफ मास भी यहाँ कहीं होगा। क्लियर है। तो इसकी भी कुछ वेलोसिटी होगी VCM। तो ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बहुत ही सिंपल है। देखो जो हमने जनरल फॉर्मूला किया था RCM का, अगर आपको याद हो, पोजीशन वेक्टर के लिए सेंटर ऑफ मास निकालना था जब हमने, वो क्या किया था, M1 R1 वेक्टर प्लस में M2 R2 वेक्टर एंड अप टू MN RN। क्लियर है, याद आया। अब इसमें जैसे हमने तो दो मास लिए, अगर इसमें हम कई सारे मासिस ले लेते, ठीक है ना, n नंबर ऑफ मासिस के लिए कर लेते, तब क्या होती कहानी, ठीक है ना। उसके लिए हमने यहाँ पर लिया है। और यहाँ पर नीचे क्या आता था हमारे पास, M1 प्लस M2 अप टू में MN, ठीक है ना। n नंबर ऑफ मासिस हैं तो हम MN तक ले लेते हैं। क्लियर है। तो हमें क्या करना है इसमें, हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t। क्लियर, विद रिस्पेक्ट टू t। अब वो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर करो d/dt RCM वेक्टर और इधर भी पूरे का कर दो d/dt ऑफ दैट टर्म होल, M1 R1 प्लस में M2 R2 अप टू MN RN। देखो जो इसके फॉर्मूले बनेंगे ना बहुत ही सिंपल बनने वाले हैं, ठीक है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। ये तो हम सिर्फ यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि कैसे आप निकालोगे इसको, ठीक है। मोस्टली देखो इनके पेपर में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है। ऐसा ड्राइव करने वाला कुछ नहीं आने वाला, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया है। समझ रहे हो। देखो कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर रहेंगे ना माइंड में, तो चीज़ें आपको ईजी लगेंगी। समझ रहे हो, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है याद रखना। जब चीज़ें आपने समझी होती है ना, कोई भी फॉर्मूला कि ये ऐसे आया तो उसे याद रखना थोड़ा ईजी हो जाता है, ठीक है। तो देखो ये चीज़ समझ में आई आपको। अब यहाँ से आपको क्या करना है, देखो ये नीचे का जो मास है ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, M1 प्लस में M2 अप टू में MN, ये तो बाहर आ गया, ठीक है। अब देखो जो d/dt जो यहाँ पर बचा वो किसके लिए बचा, ऊपर वाले के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसको इस तरीके से, d/dt ऑफ ये बचा सिर्फ M1 R1 प्लस में M2 R2 एंड अप टू में MN RN के लिए बचा। क्लियर, ये वेक्टर
यहाँ पर आपको लगाना ही है क्योंकि ये पोजीशन वेक्टर्स हैं, ठीक है। ऐसी n नंबर ऑफ मास होता, कोई मान लो mn लिया होता मैंने यहाँ पर, तो इसका वेक्टर क्या होता, rn होता, ठीक है ना। अब ये n क्या होता है, अगर मान लो 10 मासेस है तो n यहाँ 10 होता है, ये m 10 होता, ठीक है, ये r 10 होता, इस ये मतलब है, समझ रहे हो। फिर सारे ही लिखने पड़ते हैं हमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक लिखने पड़ते हैं, इसलिए यहाँ डायग्राम नॉर्मल हमने 2 का बनाया ताकि आपको समझ में आए सिर्फ, ठीक है। ये चीज़ आई क्लियर हुई, ठीक है। अब इसमें देखो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो ये पूरे का d/dt है, लेकिन m1 तो कांस्टेंट है, इसका तो डेरिवेटिव नहीं होता क्योंकि कांस्टेंट का तो डेरिवेशन नहीं होगा, तो r1 का होगा, मतलब डेरिवेटिव मतलब यहाँ क्या बोल रहा हूँ मैं, डिफरेंशिएशन इसकी, ठीक है ना। r1 की डिफरेंशिएशन होगी r2 की और rn की। वैसे तो देखो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट की 0 होती है, लेकिन जब दो इकट्ठी टर्म है, एक कांस्टेंट और एक क्या है हमारी यहाँ पर नॉर्मल जो हम बात करते हैं जिसकी डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, कांस्टेंट नहीं है, जो चीज़ें चेंज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो m1 और r1 में से m1 कांस्टेंट है और ये क्या है हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो यानी कि m1 को हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है ना। नहीं तो आप कहोगे कि डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट की 0 होती है, लेकिन जब दो इकट्ठी टर्म है तो डिफरेंशिएशन किसकी होगी, जो कांस्टेंट टर्म नहीं है। तो देखो जरा यहाँ पर ये m1 प्लस में m2 अप टू में ये तो mn तो चल ही रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखो m1 ये पूरे का d/dt करना है ना, तो m1 बाहर ले लिया मैंने, d/dt ऑफ क्या ले लिया मैंने, r1 वेक्टर प्लस में, फिर ये इसका भी d/dt होना था लेकिन m2 का तो नहीं होगा, तो d/dt ऑफ किसका हो जाएगा यहाँ पर, ये r2 वेक्टर का। ऐसे ही सॉन करते हुए हम mn लिखेंगे और d/dt किसका हो जाएगा यहाँ पर, rn वेक्टर का हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब एक चीज़ को समझो, ये RCM यहाँ है या ये R1, ये तो हो गया सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, और ये R1 किसके थे, मास 1 की पोजीशन थी, मास 2 की। अब पोजीशन मतलब क्या, ये एक तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ही बात हो रही है। तो आप खुद सोचो, हमें हमारे पास जैसे हमें पता है कि v क्या होता था, dx/dt होता था। अगर x हमारी डिस्प्लेसमेंट है तो हमें पता है वेलोसिटी क्या होता था, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चेंज इन डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम क्या होता था, वेलोसिटी। तो अगर आपको याद हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की जब हम बात करते थे तब वहाँ पर हम क्या करते थे, डिफरेंशिएट करते थे। तो वही चीज़ है कि dx/dt, तो यहाँ भी क्या है देख लो, ये एक तरह की पोजीशन ही है, उसका डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो वो क्या होती है, वेलोसिटी होती है। तो हम यहाँ इसको क्या लिख सकते हैं, VCM, वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर ही लिखेंगे इसको। क्लियर है इतनी बात या नहीं बताओ। इसी तरीके से जब आपको ये चीज़ यहाँ पता चल गई है तो ये देखो 1 अपॉन में m1 प्लस में m2 प्लस में अप टू ये mn तक जा रहा है। तो देखो ये m1 है और d/dt ऑफ r1, यहाँ भी क्या है, पोजीशन की डिफरेंशिएशन हो रही है, तो ये भी वेलोसिटी है, तो ये क्या आ जाएगी, वेलोसिटी v1 आ जाएगी अगर r1 है यहाँ पर। तो ऐसे ही m2 और d/dt ऑफ r2 मतलब क्या हो जाएगा यहाँ, ये v2 हो जाएगा, एंड अप टू दिस इज mn, एंड d/dt ऑफ rn मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये डिफरेंशिएशन है rn की, यानी कि पोजीशन की ही डिफरेंशिएशन हो रही है तो वेलोसिटी बनेगी, और n के लिए है तो ये n आ जाएगा यहाँ पर। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है। तो जो फॉर्मूला बन गया आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का, वो क्या बन गया, देखो सिंपल, m1 v1 प्लस में m2 v2 अप टू में mn vn बन गया, और अपॉन में क्या आ गया, देखो m1 प्लस में m2 प्लस में अप टू mn आ गया। क्या इतनी बात समझ में आई है या नहीं बताओ। कितना सिंपल फॉर्मूला बना है। जैसे कि हमारा ये था पोजीशन वाला, ये क्या था, सिर्फ m1 r1 m2 r2 अप टू mn rn, नीचे m1 प्लस m2 अप टू mn था, तो यहाँ r1 आ रहा था, यहाँ पर क्या आ रहा है, अगर VCM है तो क्या आ रहा है, v1 v2 vn आ रहा है, बस सिंपल है। ऐसे जब हम एक्सेलरेशन करेंगे नेक्स्ट टॉपिक जब होगा तो उसमें यहाँ पर क्या आ जाएगा, ACM इजिकल टू में यहाँ पर a1 a2 a3 अप टू दिस। क्लियर है, समझ पा रहे हो, ठीक है। तो जैसे अगर हमारे पास यहाँ पर 2 मास की अगर हम बात कर रहे थे यहाँ पर, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताओ जरा, m1 v1 प्लस में m2 v2 अपॉन में m1 प्लस में m2। नॉर्मल आपको बता रहा हूँ वैसे ही, ये आ रही है बात समझ में बताओ, ठीक है। ये तो एक जनरल फॉर्मूला हो गया। अगर 2 की ही बात करते हैं हम तो m1 v1, और ये सब वेक्टर है, वेलोसिटी है हमारा यहाँ वेक्टर है। क्लियर है बात, बताओ समझ में आई कहानी, बिल्कुल सिंपल सी थी। तो ये था वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखो इसके क्वेश्चन से आपको जो है चीज़ ना समझ में आ जाएगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या कह रहा था, 2 मासेस ऑफ 2 kg एंड 10 kg आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। मान लो एक जो है 2 kg का है मास और एक जो है हमारे पास ये 10 kg का मास है, क्लियर, और सेपरेटेड है ये कुछ डिस्टेंस से। नाउ दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, मतलब ये वाला इस साइड मूव कर रहा है और ये वाला इस साइड मूव कर रहा है, ये मतलब है इसका, ठीक है। विद वेलोसिटीज 5 मीटर पर सेकंड, तो पहले की 5 मीटर पर सेकंड होगी और इसकी कितनी होगी, ये 10 मीटर पर सेकंड से। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा कि जैसे यहाँ पर आपने बताया कि ये इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, तो भी ज़्यादा सेंटर ऑफ मास भी इनका ही चल ही रहा होगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। ये तो ये आ गया, ठीक है, वेलोसिटीज़ की। अब इसमें कैसे करेंगे हम। अब आप कहोगे जैसे मान लो इसका पहले
जब ये मूव नहीं कर रहे थे, उससे पहले जो सेंटर ऑफ मास है वो भी ज़्यादा की तरफ होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। अब देखो ये सेंटर ऑफ मास जो है हमारा, अब ये इधर भी मूव कर सकता है और इधर भी मूव कर सकता है। डिपेंड कैसे होगा ये कि इसकी वेलोसिटी, अब देखो ना, अब इसमें ये इधर तो नहीं जा रहा, लेकिन हाँ ऑब्वियस बात है ये सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा किधर, या तो हो सकता है ना भी हो, ठीक है, ऐसी वेलोसिटी से ये मूव कर रहा हो ये दोनों कि इसका सेंटर ऑफ मास यहीं बना रहे, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो चेंज हो, समझ रहे हो, सेंटर ऑफ मास। अगर वो सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं हो रहा था यानी कि वो रेस्ट पे, एक तरह से आप ये बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास चेंज हो रहा है तो किसी वेलोसिटी से चेंज होगा। अब इस केस में अगर ये इसी लाइन पे इधर आ रहे हैं या इसी लाइन पे ऐसे जाते तो सेंटर ऑफ मास भी उन्हीं की लाइन में ही कहीं ना कहीं होता, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आपके पास मैंने बात की थी, तो ये अलग जा रहा था, ये अलग जा रहा था, एक ही लाइन में नहीं जा रहे थे। पहले सेंटर ऑफ मास ये था कि ताकि वो इधर जाए या इधर जाए, तो ऑब्वियस बात है ये इधर जा रहे हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास भी इधर ही गया। क्लियर है इतनी बात। तो जैसे यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो सेंटर ऑफ मास इसका या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा, वो किस वेलोसिटी से जा रहा है यही हमें देखना है, समझ रहे हो। ओवरऑल जब वो देखेंगे हम तो वो होगा किसके पास ही, हमेशा ज़्यादा वाले के पास ही होगा, लेकिन डिपेंड करेगा वो, ठीक है। अगर मान लो देखो जैसे ये ज़्यादा स्पीड से जा रहा है और ये कम स्पीड से जा रहा है, ये वाला इस तरीके से, ठीक है। जैसे मान लो इसका सेंटर ऑफ मास जो है हमारा इधर जाएगा क्योंकि इसकी स्पीड क्या है, ज़्यादा है। लेकिन जब हम देखेंगे डिस्टेंस वाइज तो हम क्या देखेंगे कि 10 kg के पास ही है वो फिर भी, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली बात है ये ज़्यादा स्पीड वाला है तो ये सेंटर ऑफ मास इधर चलेगा क्योंकि ये ज़्यादा तेज़ चल रहा है, समझ रहे हो। बाकी जो है आप जो है इसका प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमें चीज़ें पता चल जाएंगी कि कहाँ पर ये मूव हो रहा है, और नहीं तो जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसमें भी हमें क्लियर कट पता चलेगा कि ये सेंटर ऑफ मास इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है, ठीक है। अगर ये इसकी जो वेलोसिटी है मान लो किस डायरेक्शन, जैसे मान लो माइनस में आती है, ठीक है, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा लेफ्ट साइड, और अगर ये प्लस में ही रहता है तो इसका मतलब ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। ये है सीधी सीधी सी बात। अब देखते हैं कि इसमें हमारे पास कहाँ पर ये मूव करेगा। क्लियर है बात। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि कैसे देखें कि इधर जाएगा कि इधर जाएगा, आपको कुछ नहीं देखना, आपने तो क्वेश्चन करना है, आपका जो है सोल्व जब होगा तो उसमें पता चल जाएगा। अगर माइनस आ रहा है तो वो लेफ्ट साइड मूव कर रहा है, और अगर वो प्लस आ रहा है तो वो बात है राइट साइड। लेफ्ट राइट तो पता है ना, अपने हैंड को देख लो, अपना हैंड लेफ्ट इधर है तो लेफ्ट साइड, और ये वाला राइट, ऐसे लेफ्ट राइट कह रहा हूँ मैं, ठीक है। तो देखो अब इसमें क्या कहता था कि ये इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन, दो मास है तो हमें फॉर्मूला पता चल गया VCM का, क्या बनेगा वो हमारे पास m1 v1 प्लस में m2 v2 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये होगा। और ये वेक्टर्स हैं, ठीक है। वेक्टर का देखना भी कि क्या कहानी है, ये वेक्टर वेक्टर क्यों बोल रहे हैं हम इसको, ठीक है। m1 ये वाला लिया हमने अगर 2 kg वाला 2, और ये v1 ये है हमारा। अब देखो ये इस साइड मूव कर रहा है, अगर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम देखोगे ये वाली चीज़ इस तरीके से, ये वाला एक्स एक्सिस होता है ना हमारा, ठीक है। अगर कोई चीज़ इधर मूव कर रही है तो हम उसको क्या लेते हैं, प्लस में, और अगर कोई चीज़ इधर लेफ्ट साइड मूव कर रही है तो वो हम क्या लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अप डाउन में भी ऐसे ही होता है, ऊपर वाली साइड हम प्लस में लेते हैं और नीचे वाली साइड हम किस में लेते हैं, नेगेटिव में लेते हैं। क्लियर। तो यही वेक्टर है, इसकी वजह से क्या पता चलता है हमें कि साइन लेने पड़ते हैं। तो ये v1 इधर जा रहा है तो ऑब्वियसली बात है ये क्या है, प्लस का 5 है, तो ये प्लस का 5 लिखेंगे। प्लस में m2 कितना है, 10 है, और v2 देखो, अब v2 इस साइड डायरेक्शन है ये हमारी, ठीक है ना। ये तो v1 था, ये वाला v2 है, ये वाला हमारा m2 था, ये वाला हमारा m1 था। तो v2 इधर है और ये 10 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो इस डायरेक्शन देख लो क्या है, इसके अपोजिट है, तो ये माइनस में लेंगे। यही मतलब है यहाँ वेक्टर का, क्योंकि वेक्टर में हमें साइन लेने पड़ते हैं। क्लियर। और m1 प्लस m2 यानी कि ये 2 प्लस में 10। अब मास का भी मत लेना, मास एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, कैसी होती है, स्केलर होती है, ठीक है। क्लियर है ना। वेक्टर में डायरेक्शन होती है, इस वजह से यहाँ पर डायरेक्शन वाइज हमने इनके साइन लिए हैं, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ से 5 2 10 हो गया प्लस का, और ये प्लस है, और 10 इंटू 10 क्या आ जाएगा, हमारे पास 100, और साथ में माइनस है तो माइनस का 100, और नीचे आ गया हमारे पास 12। तो ये देखो 10 माइनस में 100 अपॉन में 12, दैट इज़ अ माइनस का 90 अपॉन में 12। 100 में से 10 माइनस करेंगे 90, और साइन विच इज ग्रेटर की वजह से माइनस लगा, ठीक है। अब देखो अगर इसको हम देखें तो ये 2 6 12, 2 4 8 एंड 2 5 10, फिर 3 पे कर दो, 3 2 6, 3 1 3 एंड 3 5 15। देख लो माइनस में आ रहा है 15/2 मीटर पर सेकेंड। जो वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की वो माइनस में आ रही है, मतलब अगर पॉइंटों में करें हम इसे 2 7 14 एंड 2 5 10, 7.5 मीटर पर सेकेंड की जो है वेलोसिटी, और माइनस में है। माइनस का मतलब क्या होता है बताओ, माइनस का मतलब क्या है कि ये जो सेंटर ऑफ मास है इस साइड मूव कर रहा है, किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये 7.5 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा इस साइड। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है। वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास की इस डायरेक्शन में है, समझ लो, इस डायरेक्शन में ये जा रहा है।
क्लियर है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये अगर ज़्यादा स्पीड में चल रहा है इधर, तो सेंटर ऑफ मास भी इसका इधर ही चलेगा, क्योंकि ज़्यादा स्पीड में ज़्यादा मास वाला ही चल रहा है इधर, ठीक है। तो लेकिन इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि किस साइड चलेगा, ठीक है, आपको खुद ही पता चल जाएगा क्वेश्चन में। जब आप आंसर निकालोगे पता नहीं चल गया आपको, माइनस में आ रहा है तो मतलब ये इस तरफ जा रहा है, तो आप अगर आंसर इसका लिखना चाहोगे तो आप क्या कहोगे कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 7.5 मीटर पर सेकेंड इन द डायरेक्शन ऑफ 2 kg मास, ऐसे लिख सकते हो आप। क्लियर है, बताओ, समझ में आया? ठीक है जी, ये क्वेश्चन 1 था। इसका क्वेश्चन 2 देखो जरा क्या है। कहता है 2 पार्टिकल ऑफ मासेस 50 kg एंड 100 kg आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। मान लो ये 50 kg का है और ये वाला किसका है, 100 kg का है। ये 100 kg हो गया और ये वाला 50 kg का हो गया, ठीक है। एंड सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, किसी डिस्टेंस से सेपरेटेड है। एंड द फर्स्ट मास स्टार्ट टुवर्ड्स सेकंड मास, ठीक है। फर्स्ट मास ये है वाला हमारा m1 और ये वाला m2 है मान लो। तो फर्स्ट मास कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स द सेकंड मास विद अ वेलोसिटी ऑफ कितनी, 30 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ठीक है। फाइंड विद व्हाट वेलोसिटी शुड द सेकंड मास मूव। देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है, क्या कह रहा है, फाइंड व्हाट वेलोसिटी, फाइंड विद व्हाट वेलोसिटी शुड सेकंड मास मूव सो दैट द सेंटर ऑफ मास रिमेन एट रेस्ट। मान लो जैसे अभी ये स्पीड में नहीं था, ठीक है, ये नॉर्मल यहाँ है, तो इसका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पर आ रहा था, ठीक है। अब वो ये कह रहा है ये तो चल रहा है अब स्पीड में किसी वेलोसिटी से चल रहा है, ये बताओ किस वेलोसिटी से इधर चले कि इसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहे। जैसे मैंने आपको भी बताया था कि जरूरी नहीं है कि ये सेंटर ऑफ मास हमेशा मूव करेगा, ठीक है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन वेलोसिटीज का हो सकता है कि ये किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये ऐसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है जिसमें सेंटर ऑफ मास चेंज हो ही नहीं रहा। समझ रहे हो, सेंटर ऑफ मास यही है, तो ऐसा भी हो सकता है। इमेजिन कर लो कोई चीज़ इधर से मूव कर रही है वेलोसिटी में, इधर से वेलोसिटी, तो उसका सेंटर ऑफ मास हर बार यहीं आ रहा है, तो इसका मतलब वो मूव नहीं कर रहा, तो यानी कि वो रेस्ट पे। तो यानी कि अगर वो रेस्ट पे है सेंटर ऑफ मास, तो इसका मतलब क्या है, इसकी वेलोसिटी 0 है। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं हम। देखो अगर उसने बोला कि सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहना चाहिए, रेस्ट का मतलब क्या है, कोई चीज़ रेस्ट पे कब होगी, जब उसकी वेलोसिटी 0 होगी। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिखते हैं सेंटर ऑफ मास एट रेस्ट मीन्स वेलोसिटी इज 0, वेलोसिटी इज 0, यानी कि जो VCM है इसमें हमारे पास वो 0 है। क्लियर है। अब फॉर्मूला क्या होता है सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का, 2 मास हैं अगर, m1 v1 प्लस में m2 v2 अपॉन में m1 प्लस में m2, ये होता है। अब यहाँ पर उसने कंडीशन दे दी थी कि रेस्ट पे होना चाहिए सेंटर ऑफ मास, यानी कि उसकी वेलोसिटी 0 है, तो इसको 0 ले लो। अब हम निकाल सकते हैं आसानी से, देखो m1 और v1 की, देखो v1 इधर जा रहा है, ठीक है, तो यानी कि पॉजिटिव लेंगे इसको 30 प्लस में m2 कितना है हमारे पास 100 है, यहाँ भी m1 की वैल्यू लिख दो कितनी है 50 है, ठीक है, और m2 है 100 हमारा। और m2 की अब वेलोसिटी हमें नहीं पता, वो इस साइड मूव करेगा या इस साइड मूव करेगा हमें नहीं पता। अगर वो इधर मूव कर रहा है इस साइड, तो इसका मतलब प्लस में आना चाहिए वेलोसिटी, और अगर ये m2 इधर मूव कर रहा है तो माइनस में आनी चाहिए। सिंपल सी ये बात है, ठीक है। तो हमें नहीं पता अभी, तो हम तो सिंपल v2 लिख लेते हैं, अभी साइन अपने आप आ जाएगा। m1 प्लस m2 यानी कि 50 प्लस में 100। अब देखो जरा यहाँ पर अगर हम देखें 50 और 30 को मल्टीप्लाई करो, 5 3 ज़ा 15, 1500 प्लस में 100 v2 और अपॉन में क्या है हमारे पास ये 150 है, ठीक है। और देखो अब यहाँ पर अगर हम देखें ये 0 था, तो 0 इंटू में 150 क्या हो जाना है 0, तो मैं यहाँ करता हूँ, देखो 0 इक्वल टू में 1500 प्लस में 100 v2 बचा। ये तो समझ रहे हो ना, ये 0 के इक्वल है, तो ये चीज़ 0 से मल्टीप्लाई होगी 0, ये बच गया सिर्फ हमारे पास। क्लियर कट है बात, बताओ। अब इसमें देखो क्या होगा, ये माइनस का 1500 हो जाएगा इधर जब जाएगा, और ये 100 का v2 है। अभी देखो 2 0 से ये 2 0 कट गई, तो v2 कितना आ गया हमारे पास, v2 आ गया माइनस का 15 मीटर पर सेकंड। तो यानी कि माइनस में आ रहा है, तो माइनस का मतलब क्या है, ये इस साइड चल रहा है, समझ रहे हो, इस साइड चलेगा कितनी स्पीड से, 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ये इस साइड चलेगा। बताओ कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है। तो आप लिख सकते हो इसमें कि m2 मूव्स विद वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स m1, ये लिख सकते हो। तो हमें पता चल जाएगा इसमें, क्वेश्चन से पता चल जाएगा कहाँ मूव कर रहा है। क्लियर है। तो ये इस साइड 15 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये वाला इधर 30 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो क्या हो रहा है, सेंटर ऑफ मास हिल ही नहीं रहा, वही है। और देखो थोड़ा लॉजिकली सोचो, ये 50 है, ये 100 है, ठीक है, ये 30 की स्पीड से चल रहा है, तो ये जो डबल मास का था इससे, वो इसकी हाफ स्पीड से चल रहा है, समझ रहे हो। ज़्यादा मास वाला 30 से चल रहा है, सॉरी कम मास वाला किससे चल रहा है, 30 से चल रहा है, और ज़्यादा मास वाला कम स्पीड से चल रहा है। मतलब बिल्कुल ही रेशो बनी हुई है, ये इसका डबल है, इधर इसकी वेलोसिटी डबल हो रही है इससे, तो सेंटर ऑफ मास हिल नहीं रहा है, ठीक है, वहीं पर ही है, सेंटर ऑफ मास वहीं आ रहा है।
कितनी बात क्लियर है? रेस्ट पर है। बताओ कोई दिक्कत इसमें? अब देखो ये टॉपिक करते हैं शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। अब देखो शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? देखो जैसे मान लो ये हमने कहा ये 2 kg का है एक मास और ये क्या है हमारा 5 kg का मास है, ठीक है। ये चीज़ समझो इसको, ठीक है। या जैसे इस क्वेश्चन में ही था हमारे पास ये, ठीक है। जैसे ये 2 kg का था, ये 10 kg का था, ये 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। तो पहले इसका सेंटर ऑफ मास कहीं होगा, ठीक है। अब जब ये स्पीड में चले, मतलब किसी वेलोसिटी से चले, तो इसका सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो रहा है? इस साइड शिफ्ट हो रहा है। 7.5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से इधर जा रहा है। अब पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, अब वो इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अब उसकी पोजीशन क्या है? दैट इज अ कितना शिफ्ट हो रहा है वो अपनी पोजीशन से, सेंटर ऑफ मास अब कितना शिफ्ट हो रहा है। जैसे यहाँ पर भी हम बात करें, जैसे मान लो इसकी कुछ वेलोसिटी है और इसकी कुछ वेलोसिटी है। पहले जो बिना वेलोसिटी के थे जब ये, तो इनका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ था। अब जब किसी वेलोसिटी से ये चल रहे हैं दोनों, तो इसका सेंटर ऑफ मास या तो इधर जाएगा या इधर जाएगा। क्लियर है? तो यानी कि वो शिफ्ट होगा, तो वो अपनी पोजीशन से कितना शिफ्ट होगा ये हमें बताना है। समझ रहे? पहले तो हम वेलोसिटी बताए थे कितनी वेलोसिटी चल रहा है, अब वो वेलोसिटी से चल दिया, अब जहाँ पहुंचा तो कितनी चेंज हुई पोजीशन उसकी। दैट इज अ शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास, यानी कि पोजीशन में कितना चेंज हुआ, ये मतलब है, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे? देखो जैसे हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या है हमारे पास RCM वाला, वो क्या है m1r1 प्लस में m2r2। देखो एक चीज़ इसमें और याद रखना यहाँ पर, जैसे ये VCM मैंने यहाँ पर जब निकाला था तो ये r1 से निकाल दिया था। तो कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि अगर हम यहाँ पर XCM ले लेते तो यहाँ x1 x2 xn आता, तब भी कर देते आप। उसमें क्या हो जाता है यहाँ dx1/dt dx2/dt dxn/dt हो जाता, तो वो भी क्या हो जाता है वेलोसिटी में ही होता, v1 v2 v3, ठीक है ना। समझ रहे हो ना? तो y की रिस्पेक्ट में भी हो सकता था, वो z की रिस्पेक्ट में भी हो सकता था, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ वो क्या है कि वो x एक्सिस पे है, y एक्सिस पे और z एक्सिस पे ये है। ये जनरल बात है r1 r2 r1 वाली, ठीक है ना। तो इससे आपने घबराना नहीं है कि कहीं जगह x की टर्म में भी लिया होगा ड्राइव करने के लिए, लेकिन ओवरऑल फॉर्मूला यही निकलता है हमारा, ठीक है। चाहे यहाँ r1 की जगह x1 ले लो, y1 ले लो या z1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये तो आपको पता ही है r1 क्या होता है, x y z में ही होता है, ठीक है। ये सब मैंने बताया हुआ है। जिस बच्चे ने शुरू से वीडियो देखी है इस चैप्टर की तो उसे समझ में आ रही होंगी बातें, नहीं तो ऊपर से निकल रही होंगी आधी तो, ठीक है। तो शुरू से वीडियोस देखा करो प्लेलिस्ट में जाके। तो चलो यहाँ पर RCM जैसे ये था हमारा, इसमें हम बात करेंगे mn rn, और ये हमारे पास नीचे आ गया m1 प्लस में m2 अप टू में mn, ठीक है। अब इसमें भी क्या करो, डिफ्रेंशिएट ही करो इसको, ठीक है। डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t करो। लेकिन इसमें देखो क्या चेंज हो जाएगा, देखो यहाँ पर हम करेंगे d/dt ऑफ RCM, ठीक है। और यहाँ पर हम जब d/dt करेंगे तो देखो होगा क्या इसमें, m1 d/dt ऑफ ये r1 होगा, फिर ये m2 d/dt ऑफ r2 होगा, और अप टू में mn d/dt ऑफ किसका होगा, rn का होगा। वेक्टर आप लगा लेना, ठीक है। और नीचे हम m1 प्लस में m2 अप टू में mn करेंगे। ये तो चीज़ ध्यान में आ रही होगी, ठीक है। मेन इसमें आओ क्या करना है हमें, देखो इसमें मेन क्या करना है, यहाँ से आपने क्या करना है, इस वाले से dt बाहर ले लो यहाँ से, ठीक है ना। तो ये यहाँ से आ गया 1/dt बाहर, तो यहाँ क्या बच गया देखो m1 dr1 प्लस में mdr2 अप टू में mn drn। d मतलब क्या होता है यहाँ, चेंज, समझ रहे हो। ये जो होता है क्या होता है हमारे पास, d का मतलब क्या होता है, चेंज। अपॉन में क्या है हमारे पास, m1 प्लस में m2 अप टू में mn है। क्लियर है इतनी बात? अब देखो यहाँ पर ये d/dt क्या किसका था, ये RCM का था ना। ये dt से dt कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ drCM, समझ रहे हो बात को। और इक्वल टू में यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास, ये m1 dr1 प्लस में m2 है यहाँ dr2 एंड अप टू में mn drn, और अपॉन में m1 प्लस में m2 प्लस अप टू mn, ठीक है। ये इसका जर्नल आ गया चेंज निकालने का, ठीक है। क्योंकि ये क्या है, चेंज इन पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, और ये क्या है, r1 में चेंज, r2 में चेंज और rn में चेंज। मतलब क्या है, मास n का चेंज, मास 1 का चेंज, मास 2 का चेंज, ये मतलब है, ठीक है। अगर 2 के लिए हम बात करें यहाँ पर, तो देखो यहाँ पर करता हूँ मैं drCM। अगर 2 के लिए होता तो क्या बनता हमारे पास फॉर्मूला, m1 dr1 प्लस में m2 dr2 अपॉन में m1 प्लस में m2, ऐसे बनता। और अगर ये x की रिस्पेक्ट में करते हैं आप, मतलब x की रिस्पेक्ट में कह रहा हूँ, मतलब कि r1 की जगह अगर हम लेना चाहते हैं यहाँ पर क्या, अगर RCM की जगह लेना चाहते हैं XCM, तो यहाँ क्या आता है x1 x2 xn। तो ये सारा किस में चलता है, x1 x2 xn में, यहाँ भी x1 x2 xn आता। लेकिन ओवरऑल में जब हम बात करते तो यहाँ पर क्या फॉर्मूला बन जाता हमारा, m1 dx1 m2 dx2 अप टू mn dxn।
समझ रहे हो? ऐसे y में करते तो यहाँ y1 y2 आ जाता है, यहाँ पर अगर z में करते तो z1 z2 z3 आ जाता, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने r वाले के लिए किया है तो r वाले के लिए आ गया। जनरल आपको समझ में आना चाहिए कि ये फॉर्मूला है। क्लियर है? इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत इसमें? अब जैसे न्यूमेरिकल है, इससे आपको पता चल जाएगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगी कहानी की क्या मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कहते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है 2 पार्टिकल्स ऑफ मासेस 40 kg एंड 60 kg आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। जैसे मान लो ये है एक और एक ये है, ये 60 kg का हो गया और ये 40 kg का हो गया। ठीक है, सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस है एंड द फर्स्ट मास शिफ्ट टुवर्ड्स सेकंड मास बाय 5 सेंटीमीटर। ये कितना शिफ्ट हुआ है? इधर 5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये वाला। और एंड सेकंड मास शिफ्ट अवे फ्रॉम फर्स्ट बाय 10 सेंटीमीटर और फ्रॉम द फर्स्ट, मतलब क्या कह रहा है? अवे फ्रॉम फर्स्ट बाय 10 सेंटीमीटर, मतलब फर्स्ट ये है तो इससे दूर गया वो, तो यहाँ से ये कितना दूर गया? ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम फर्स्ट, मतलब क्या है? ये डायरेक्शन आपको बता रहा है कि ये इस साइड गया है। ठीक है, तो यहाँ से ये कितना चला गया है जी? 10 सेंटीमीटर गया है। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ? तो एक तरह से अब ये क्या हो रहा है? ये अपनी पोजीशन चेंज, पहले जो था अब पोजीशन चेंज हुई है 10 सेंटीमीटर पे, तभी यहाँ पर इसका ये जो 10 सेंटीमीटर है क्या लूँगा मैं? dr2 लूँगा। और इसका 5 सेंटीमीटर आगे गया है ये। ठीक है, तो इसका मैं लूँगा dr1। और ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। अगर ये वेक्टर है तो ऑब्वियसली बात है इनकी भी डायरेक्शन के लिए साइन लेने पड़ेंगे। अब ये भी इधर जा रहा है राइट साइड और ये भी राइट साइड ही जा रहा है, तो प्लस में ही लेंगे इसको। देखो जैसे हम कहें सॉल्यूशन में, मैं डायरेक्ट करता हूँ यहाँ पर, ये फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है जी, चेंज इन सेंटर ऑफ मास यानी कि शिफ्ट कितना हो रहा है, तो फॉर्मूला है हमारे पास m1 dr1 प्लस में m2 dr2 अपॉन में m1 प्लस में m2 है, और ये क्या है? वेक्टर है। ठीक है ना, तो m1 कितना है? 40। अब dr1 कितना लूँगा मैं? इसमें 5 का लूँगा, लेकिन प्लस का लूँगा क्योंकि ये इस साइड शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, और m2 कितना है हमारे पास? 60, और dr2 भी देखो इस साइड शिफ्ट हो रहा है, तो ये भी प्लस में ही लूँगा क्योंकि राइट साइड ही जा रहे हैं। ठीक है, अगर ये इस साइड शिफ्ट हो रहा होता, अगर इसमें कहा होता कि शिफ्ट टुवर्ड्स द फर्स्ट, इसकी तरफ आ रहा है, तो मतलब क्या होता? फिर ये माइनस का मैं यहाँ पर 10 लेता। अब तो उधर ही जा रहा है तो ये प्लस का 10 लूँगा यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात बताओ? और m1 प्लस m2 40 प्लस में 60। देखो वेक्टर में आपको यही ध्यान रखना है साइन का। ठीक है, अब ये देखो कितना हो गया? ये 200 हो गया, और प्लस में 60 इंटू में 10 कितना हो गया हमारे पास? 600, और नीचे कितना है? ये 100 है, तो ये कितना आ गया? 800 बाय 10, और कितना आ रहा है? 8 सेंटीमीटर। यानी कि अगर हम बात करें कि जब ये शिफ्ट नहीं हुए थे दोनों मास, तब इनका सेंटर ऑफ मास मान लो यहाँ पर था। ठीक है, अब प्लस का 8 सेंटीमीटर आ रहा है, तो प्लस का 8 सेंटीमीटर का मतलब क्या है बताओ? कितना शिफ्ट हुआ सेंटर ऑफ मास? इधर ही शिफ्ट होगा, कितना? लेकिन 8 सेंटीमीटर। क्लियर है? यहाँ से अपनी पोजीशन से ये 8 सेंटीमीटर शिफ्ट हो रहा है। प्लस का मतलब ही क्या है कि ये किसकी तरफ जा रहा है? m2 की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्लस से ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये किसकी तरफ गया? पहले सेंटर ऑफ मास m2 की तरफ गया। ठीक है, मतलब जहाँ पहले था उससे अब कहाँ गया है? वो m2 की तरफ शिफ्ट हुआ है। कितना? 8 सेंटीमीटर। बताओ समझ में आया? तो ये था शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये आपको आने चाहिए। बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इनका जो कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में बैठना चाहिए, तो आपके लिए बहुत ईजी है ये। क्लियर है? कर लोगे? नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्लियर? ओके, थैंक यू।